नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अरस्तु के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अरस्तु की कुछ ऐसी उक्तियां हैं जो आज भी प्रमाणित है या आज भी उसका उदाहरण दिया जाता है। जैसे अरस्तु ने ये कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति राज्य रूपी संस्था में नहीं रहता है तो या तो पशु है या देवता है। अरस्तु की ये जो युक्तियां है, अरस्तु ने ये कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सत जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। ये ऐसी युक्तियां है जो आज भी उसका महत्व स्वयं सिद्ध है। अरस्तु एक राजनीतिक विचारक था, पॉलिटिक्स की रचना की थी, पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना की थी। इसके अंतर्गत जो उनके राजनीतिक विचारों का एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप मिलता है, उसका आज भी उदाहरण दिया जाता है। आज भी उसका तुलना नहीं की जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से उसके विचार प्रकट किए जा सकते हैं। अरस्तु ने जो राज्य के संबंध में विचार प्रकट किए हैं, अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार है वो आपके क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है और कई कंपटीशन एग्जाम में भी उनके राज्य संबंधी विचारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये उक्तियां मैंने बताई थी, इन उक्तियों से संबंधित तो क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अगर कोई राज्य में नहीं रहता है तो पशु है या मानव है, पशु है या देवता है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया, सजीवन के लिए अस्तित्व बना हुआ है। ये प्रसिद्ध उसकी उक्तियां कही जा सकती है। राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत यदि हम देखें तो राजनीतिक विचारों में अरस्तु ने राज्य के संबंध में अनेक प्रकार के अपने विचार प्रकट किए हैं। अरस्तु ये कहता है कि जब अनेक गांव एक ही संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त होते हैं, जो इतना बड़ा होना चाहिए कि वह बिल्कुल या करीब करीब आत्मनिर्भर हो, तब राज्य अस्तित्व में आता है। जब एक गांव संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त हो जाता है, अनेक प्रकार के गांव संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त होते हैं, तब राज्य अस्तित्व में आता है और वो जीवन की आवश्यकताओं के लिए आता है और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ रहता है। अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है, उसे राज्य की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसके अनुसार वो अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अरस्तु ने राज्य की जो विशेषताएं बताई है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अरस्तु कहता है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था कहता है। उसके पीछे उसका कारण ये है कि जिन संस्थाओं के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है वो स्वाभाविक संस्थाएं हैं। जैसे परिवार है, समुदाय है, ग्राम है, नगर है। ये एक स्वाभाविक संस्था है। जैसे परिवार को समझौते के आधार पर या अन्य आधार पर बनाया नहीं गया है, बल्कि स्वाभाविक है। तो ये जो संस्थाएं जिन पर राज्य आधारित है, जब ये संस्थाएं स्वाभाविक है तो इन पर आधारित जो राज्य है वो भी नेचुरल रूप से स्वाभाविक कहा जा सकता है। तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और यदि किसी व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं है तो वो या तो देवता है या पशु है, उसे हम मानव नहीं कह सकते। मानव तो एक राजनीतिक प्राणी है और उसे राज्य की आवश्यकता है और राज्य स्वाभाविक संस्था है। उस समय प्लेटो अरस्तु के समय सोफिस्ट विचारधारा थी और सोफिस्ट वर्ग ने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत प्रकट किया, जिसके अंतर्गत ये था कि व्यक्तियों ने मिलकर राज्य की उत्पत्ति की है। अरस्तु इस बात का खंडन कर देता है और ये कहता है कि राज्य समझौते के आधार पर नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से उसका अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत राज्य के संबंध में विचार प्रकट करते हुए अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसके अंतर्गत राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अरस्तु ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, क्योंकि राज्य पूर्ण है और व्यक्ति एक तत्व है। तो पूर्णता पहले आती है, तत्व बाद में आते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो राज्य ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखा जाकर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये देखा जाए तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने कहा भी था
कि समय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पहले कहा जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, लेकिन राज्य इन सब में सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है, इसके भी तर्क अरस्तु देता है। अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च इसलिए है कि राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले जो विभिन्न समुदाय हैं, जैसे धार्मिक समुदाय भी हो सकते हैं, शैक्षिक समुदाय भी हो सकते हैं, पारिवारिक समुदाय भी हो सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के समुदाय राज्य के अंतर्गत है। राज्य सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि राज्य इन सभी समुदायों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। पहला कारण ये। दूसरा ये कि ये जो सभी समुदाय है ये एक पक्षीय है, यानी कि मानव जीवन के एक पक्ष का उत्थान करते हैं। जैसे धार्मिक समुदाय धार्मिक पक्ष का उत्थान करते हैं, सामाजिक समुदाय सामाजिक पक्ष का उत्थान करते हैं, शैक्षिक समुदाय शैक्षिक पक्ष का उत्थान करते हैं। लेकिन राज्य सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि राज्य सर्वोच्च उत्थान करता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान राज्य के द्वारा होता है, इसलिए राज्य को सर्वोच्च समुदाय कहा जा सकता है। नेक्स्ट, अरस्तु ये कहते हैं कि ये जो समुदाय है इनका जो लक्ष्य है वो सीमित होता है। एक पक्षीय लक्ष्य होता है, लक्ष्य सीमित होता है। लेकिन राज्य का लक्ष्य जो है व्यक्ति को सुखी संपन्न आनंद में बनाना है, तो इन सभी समुदायों से उनका जो लक्ष्य है वो श्रेष्ठ लक्ष्य है। इसलिए राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च समुदाय कहा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अरस्तु राज्य का जो स्वरूप है वो जैविक स्वरूप मानता है। जैविक स्वरूप का तात्पर्य यह है, ऑर्गेनिक स्वरूप मानता है, आंगिक स्वरूप मानता है। इसका तात्पर्य यह है, जैसे अरस्तु ने ये कहा कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर शरीर का निर्माण होता है और शरीर के अलग हटकर किसी भी अंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्ति समुदाय संस्थाएं मिलकर राज्य का निर्माण करती है। व्यक्ति और राज्य में वही संबंध है जो शरीर और उसके हाथों में होता है। तो व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो राज्य के ऊपर ही निर्भर करता है और उससे अलग हटकर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। साथ ही अरस्तु ये भी कहता है कि जैसे शरीर के अंतर्गत यदि किसी अंग का ज्यादा विकास हो जाए तो भी वो सही नहीं है, और यदि कोई अंग कम विकसित रह जाए तो भी वो विकलांगता की श्रेणी में आता है। सभी अंगों का समुचित विकास ही स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। वैसे ही राज्य के अंतर्गत भी सभी अंगों का समुचित संतुलित विकास राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। तो राज्य का जो स्वरूप है वो एक जैविक स्वरूप, सावयव स्वरूप कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। यहाँ आत्मनिर्भर का जो अर्थ है वो संकुचित अर्थ नहीं है। जैसे आत्मनिर्भरता का अर्थ ये माना जाता है कि अभाव का, कोई किसी भी प्रकार का अभाव न हो, कोई भी भौतिक चीज का अभाव न होना आत्मनिर्भरता है। अरस्तु आत्मनिर्भरता को इससे विस्तृत अर्थ में लेता है। अरस्तु ये कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सिर्फ भौतिक संसाधनों के अभाव से नहीं है, बल्कि राज्य उन विभिन्न परिस्थितियों को क्रिएट करता है, रचता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अन्य जो पक्ष है, नैतिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, आनंद का पक्ष है, खुशी का पक्ष है, इन सारे जो पक्ष है उन सब का भी विकास संभव हो पाता है। तो राज्य, इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्वमय और सद् जीवन, सुखी जीवन, समृद्ध जीवन प्रदान करना राज्य का लक्ष्य है। तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अरस्तु ने कहा कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। हालांकि अरस्तु के समय सिकंदर ने
एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन अरस्तु यही चाहते थे कि विशाल साम्राज्यों की तुलना में जो नगर राज्य है वो श्रेष्ठ संगठन है, क्योंकि नगर राज्यों के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों का विकास संभव हो पाता है और वो राजा के, सम्राट के निकट संपर्क में रहते हैं। राजा को अपने राज्य के परेशानियों के बारे में, उसकी सुविधाओं के बारे में ज्ञात होता है, जो साम्राज्य में संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु नगर राज्यों को श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानते हैं। नेक्स्ट, राज्य विविधता में एकता है। अरस्तु ये कहते हैं कि जिस प्रकार से पेंटिंग है, तो पेंटिंग तभी पूर्णता को प्राप्त करती है जब उसमें विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। एक जो गाना है या कह सकते हैं स्वर है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के राग होते हैं, तभी वो संगीत बनता है। जैसे पेंटिंग में विभिन्न कलर की आवश्यकता है, संगीत में विभिन्न राग की आवश्यकता है, वैसे ही राज्य के अंतर्गत भी विविध प्रकार के लोग, संस्कृतियां, रहन सहन हो तो राज्य का विकास समुचित रूप से हो सकता है। एक ही प्रकार की संस्कृति, एक ही प्रकार के लोग हो तो राज्य समुचित रूप से विकास नहीं कर सकता है। इसलिए अरस्तु ये मानते हैं कि विविधता में एकता है। नेक्स्ट, अरस्तु ने कहा कि राज्य का क्रमिक विकास है। जैसे पहले परिवार बने, परिवार से ग्राम अस्तित्व में आए और विभिन्न ग्राम मिलकर राज्य का, नगर राज्य का निर्माण किया। तो इस प्रकार से क्रमिक रूप से परिवार ने अपनी सर्वोच्चता की अभिव्यक्ति राज्य के रूप में की है। इसलिए राज्य एक क्रमिक विकास कहा जा सकता है। नेक्स्ट, अरस्तु ने कहा कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। आध्यात्मिक संगठन जिस प्रकार से अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति अपना नैतिक जीवन बिताते हुए, व्यतीत करते हुए आनंद की अनुभूति करता है, वैसे ही राज्य के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति आध्यात्मिकता की उन्नति करते हैं, जिससे व्यक्तियों का जो जीवन है सुखी और समृद्ध बनता है। तो राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। नेक्स्ट, अरस्तु ने कहा कि संविधान राज्य की पहचान है। कोई भी राज्य है उसके लिए अपना संविधान होना आवश्यक है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और उस कानून के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अरस्तु ये मानते हैं कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान होना एक श्रेष्ठ राज्य का लक्षण कहा जा सकता है। नेक्स्ट, अरस्तु ये मानता है कि राज्य और शासन में भेद है। राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिक आते हैं और शासन के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग आते हैं। अरस्तु ये कहता है कि शासन व्यवस्था में जब शासकों में परिवर्तन होता है तो शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और जब संविधान में परिवर्तन होता है तो राज्यों में परिवर्तन हो जाता है। तो अरस्तु राज्य और शासन में भेद मानता है। अरस्तु ने राज्यों के कार्य भी बताए हैं। अरस्तु ने राज्य का कार्य बताया है कि पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन बिताना, आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन का तात्पर्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, संपूर्ण आध्यात्मिक, संपूर्ण विकास करना, ये राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। और संपूर्ण आत्मनिर्भर जीवन बनाने के संबंध में जो राज्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसमें ही लगभग सारे कार्य आ जाते हैं। तो पहला कार्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन बिताना, दूसरा उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन। जैसे अरस्तु ने कहा है कि जीवन के लिए अस्तित्व में आया लेकिन सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो व्यक्ति अपना सुखी और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, ये व्यवस्था करना राज्य का ही कार्य है। नेक्स्ट कार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। अरस्तु शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देता है और कहता है कि राज्य के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। नेक्स्ट, अवकाश का प्रयत्न। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है
कि अरस्तु के कार्यों में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो अरस्तु ने आज से 2500 साल पहले अवकाश का प्रयत्न करना भी राज्य के कार्यों में लिखा है। तो अवकाश का प्रयत्न करना यानी कि कार्य करते हुए कुछ ऐसे क्षण जब व्यक्ति रिलैक्स महसूस करे और आनंदित महसूस करे, ये व्यवस्था करना भी राज्य का कार्य है। तो ये भी राज्य के कार्यों में ही गिना जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये राज्य के संबंध में अरस्तु के विचार, राज्य के कार्य क्या है, राज्य की विशेषताएं क्या है, ये हमने पढ़े। आज से कई हजारों साल पहले अरस्तु ने राज्य के बारे में इस तरह के विचार प्रकट किए। ये उसकी महानता है। धन्यवाद।